अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑर्थोगोनल बेसिस देखेंगे। लीनियर ट्रांसफर में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें किस तरह से जो इनर प्रोडक्ट का और ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल है, उसको देखेंगे। फोरियर कोफिशिएंट्स जो कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जिनको स्टडी करते हैं उनको इनके साथ रिलेट करेंगे। जो वेक्टर्स में प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि वेक्टर्स में जो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट में किस तरह से रेलेवेंट है। जब हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस स्टडी करनी शुरू की तो आपको याद होगा हमने पेयर के साथ नंबर्स एसोसिएट करना शुरू हुए थे। अब हम उसके एडवांटेजेस देख रहे हैं। जब हम पेयर के साथ नंबर देख रहे हैं तो उसके बाद हमने उस पर नॉर्म डिफाइन की। नॉर्म डिफाइन करने के बाद हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को डिफाइन, ऑर्थोगोनैलिटी स्टडी करना शुरू की। अगर दो वेक्टर्स आप लें उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो आए तो हम वो, अगर फर्ज कीजिए u और v हैं और उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो आती है तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं u इज ऑर्थोगोनल टू v। अब जो ऑर्थोगोनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अब हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे। फर्ज कीजिए ये R3 के मैंने ना बेसिस ले लिए। R3 की बेसिस में मुझे तीन एलिमेंट्स चाहिए तो ये तीनों एलिमेंट्स मैंने ले लिए u1 u2 u3। इन तीनों की अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूं u1 की u2 के साथ, u1 की u3 के साथ और u2 की u3 के साथ, तो आप नोट करेंगे कि u1 u2 जब इनर प्रोडक्ट लें तो 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 4 0। लाइकवाइज 3 माइनस 4 ये जो u2 u1 और u3 1 प्लस टाइम्स 3 माइनस 4 एंड देन 1 टाइम्स 1, तो ये तीनों की जो इनर प्रोडक्ट दैट इज 0। अब अगर तो ये बेसिस है तो R3 का कोई भी पॉइंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब अगर लिखा जा सकता है तो 719 फर्ज कीजिए हम ले लेते हैं 719 इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए 1 2 1 2 1 माइनस 4 3 माइनस 2 1। तो हम आमतौर पे करते क्या होते हैं, x1 टाइम्स ये वाला पहला वेक्टर आ गया, x2 टाइम्स दूसरा वेक्टर आ गया, x3 टाइम्स तीसरा वेक्टर आ गया, x1 u1 प्लस x2 u2 प्लस x3 u3। और हमारा टारगेट क्या होता है कि ये जो x1 x2 x3 हैं ये जिनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इस केस में हम इनको अगर मालूम कर ले तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट को इस बेस ये जो u1 u2 u3 वाली बेसिस इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब हम पहले चैप्टर में क्या करते थे, जब हम बेसिस ये कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे होते थे, ये जो कोफिशिएंट्स है ढूंढ रहे होते थे, तो हम सिस्टम बनाते थे, सिस्टम को सॉल्व करते थे। सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आती थी उनको हम इन कोफिशिएंट्स के तौर पे यूज किया करते थे। अब ये R3 है और इसमें आपका जो सिस्टम बन रहा है वो 3/3 का बन रहा है। R4 में क्या होगा, सिस्टम 4/4 का हो जाएगा। R5 में 5/5 का हो जाएगा। कंप्यूटेशन बढ़ती जाएंगी, मैट्रिसेस बढ़ते जाएंगे, इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ऑर्थोगोनैलिटी, ये जो ऑर्थोगोनल बेसिस को यूज करके हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। तो नोट कीजिए कि अगर मैं u1 की इनर प्रोडक्ट ले लूं, u1 की इनर प्रोडक्ट ले लूं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा x1 u1 प्लस x2 u2 x3 u3। अब ये मैंने एक लम्हे के लिए i लिख दिया। यहाँ पे i की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। Now if this is v inner product with ui, तो अब बाय लिनियरिटी ये x1 बाहर चला जाएगा, u1 इनर प्रोडक्ट विद ui प्लस x2 u2 इनर प्रोडक्ट विद ui प्लस x3 u3 इनर प्रोडक्ट विद ui। अगर मैं i की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दूं, now if I put i equals to 1, now this becomes now please note this is u1 inner product with u1, okay, this is u2 inner product with u1, ये हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं, ये 0 है। So this term will vanish, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। u3 इनर प्रोडक्ट विद u1, ये भी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि u1 की वजह से ये दोनों टर्म तो हो गई 0 और हमें x1 चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू v इनर प्रोडक्ट विद u1 डिवाइडेड बाय u1 इनर प्रोडक्ट विद u1। अब ये दोनों की इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करना बहुत आसान है। सो दिस फर्स्ट इज 7 + 2 + 9 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 1 एंड दिस बिकम्स 18/6 व्हिच इज 3, और इधर भी x1 की वैल्यू हम 3 ही कंप्यूट कर चुके हैं। अब इसी तरह से अगर आपको x2 कंप्यूट करना है तो आप ये जो v है इसके साथ यहाँ पे i की जगह पे 2 रख लेंगे। अब उससे होगा क्या कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और सिर्फ u2 इनर प्रोडक्ट विद u2 वाली टर्म बचेगी। तो अब
आप इसी तरह से x2 के साथ ये कंप्यूटेशन करेंगे, v inner product with u2 divided by u2 inner product with u2, and the answer we obtain is -1. and likewise x3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, i की वैल्यू 3 रखेंगे, u3 inner product with u3 वाली टर्म बचेगी, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी, and the answer we obtain is 2. अब ये वाले जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये वाले कोफिशिएंट्स, ये v inner product with u2 divided by u2 inner product with u2, ये वाले जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, इनको हमने नाम देना शुरू कर देना फोरियर कोफिशिएंट्स। अब फर्ज कीजिए ये मैंने तीनों के केस में अब जो v लिखा तो वो कुछ इस तरह का बना, x1 की जगह पे, ये x1 की जगह पे नोट करें तो ये आ गया जी v inner product with u1 divided by u1 inner product with u1 times u1, तो ये आपका x1 इसके बराबर आ गया। ये जो आपका x2 था वो इस इनर प्रोडक्ट के बराबर आया, और x3 जो है वो आपका इस इनर प्रोडक्ट के बराबर आया। अब हम R3 की दुनिया में, अगर हम Rn में चले जाएं और Rn में चले जाएं या कोई भी वेक्टर स्पेस ले लें जो कि n डायमेंशन की हो और u1 से लेके u1 तक उसके ऑर्थोगोनल बेसिस हो, तो कोई भी वेक्टर v जो होगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, v जो पहला कोफिशिएंट आएगा v इनर प्रोडक्ट विद u1 डिवाइडेड बाय u1 इनर प्रोडक्ट विद u1, ये आपका पहला कोफिशिएंट आ गया। दूसरे कोफिशिएंट में क्या करेंगे, v इनर प्रोडक्ट विद u2 डिवाइडेड बाय u2 इनर प्रोडक्ट विद u2, ये दिस इज योर सेकंड कोफिशिएंट। थर्ड कोफिशिएंट भी सो ऑन, और nth कोफिशिएंट में क्या करेंगे, v इनर प्रोडक्ट विद u1 डिवाइडेड बाय u इनर प्रोडक्ट विद un, दिस इज योर nth कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम, अगर ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स का, और ये एनालॉजी इसलिए कि जब आप फोरियर सीरीज कंप्यूट करते हैं तो उसमें जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो इसी तरह से कंप्यूट होते हैं, और ये ऑर्थोगोनैलिटी का आइडिया वहां पे भी यूज होता है। और ये जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं ये सारे टॉपिक्स आप पीडीईज में और मैथमेटिकल मेथड्स के कोर्सेज में देखते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फोरियर सीरीज का ये काफी सिग्निफिकेंट है। अब हमने ये जो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है और जो फोरियर कोफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट है इसको प्रोजेक्शन के साथ जोड़ना है। प्रोजेक्शन, फर्ज कीजिए ये मैं वेक्टर w ले लेता हूँ, ये वाला वेक्टर w ले लिया, ये वाला वेक्टर v ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस v को प्रोजेक्ट करता हूँ। अब फर्ज कीजिए यहाँ पे ऊपर से मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ, सो दिस v कवर्स दिस मच, ये जो w का जितना पोर्शन कवर करता है इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्शन का। अब ये प्रोजेक्शन का, तो दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर w, तो वो पैरेलल होने की वजह से इसको मैंने नाम दे दिया cw, so this is a scalar multiple of this vector w. Now by head to tail rule, if we add them, so this cw plus v minus cw, if I add them up I obtain the vector v, so that means this vector which will I will denote by v dash is actually v minus cw. Now please note that this is orthogonal, this is, they have 90-degree angle between them, they are orthogonal, so from here we conclude that this v minus cw inner product with w is 0, and so from here by using the linearity property, so this will become vw and minus cw w, this inner product of w with w, and if I identify this c which is actually this coefficient, this is obtained by v inner product with w divided by inner product of w with w. So this coefficient which is associated with this projection is the so-called Fourier transform, and this is related to the concept of inner product and orthogonality. So the projection of v upon w is cw, and this is this Fourier coefficient times w. So this projection concept is also related with orthogonal bases and inner products. So this means that this orthogonality is making our life easy as far as the computation of these coefficients is concerned. अब जो कॉन्सेप्ट है इसका हम फर्दर अभी एडवांटेज लेंगे। हमने नोट यह करना है कि अगर फर्ज कीजिए मैं एक सबस्पेस ले लेता हूं W, वेक्टर स्पेस V की, तो मैंने नोट यहां से ये करना है दैट एक्चुअली, एंड माइंड यू दिस इज सबस्पेस, that we will say that this V is actually direct sum of W and W perp. Do you remember W perp contains all those vectors which are orthogonal to all the elements in W. So in my next lecture I will be talking about such stuff
कि ये जो the concept of orthogonality and inner product, this will make our, this is the direct sum, so this will make our life even easier. So for example, if I consider this R3, if I consider this R3 and I consider my xy plane, Z is orthogonal to that xy plane. So if I consider my z-axis line and I consider its intersection with my xy plane, the intersection is only the point at the origin, और उन दोनों का आप sum लें, that gives you the whole R3. So I'll be talking about all this in my next video on this topic. So in this video I stop here, and I'll urge you to understand all these concepts, and then we'll continue to discuss the advantages of these concepts. Thank you.